हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। मैं आपको भारतीय संविधान पढ़ा रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें विभिन्न टॉपिक्स मैंने कराए हैं। जैसे संवैधानिक विकास 2 चरणों में हुआ था। उसके बाद मैंने वो दोनों चरण बताए, विभिन्न संशोधन बताए। आज उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में एक नई वीडियो के साथ वेलकम है आपका। चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो। इसमें ये बात है कि जो संवैधानिक सभा हुई थी, संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें कुछ कार्यप्रणाली हुई थी संविधान की, कुछ कार्यप्रणाली थी। उस कार्यप्रणाली को देखते हैं कि उस कार्यप्रणाली में क्या क्या कार्य हुए थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ वीडियोस में ये बताया था कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें ये बात रखी गई थी कि 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात रखी गई थी कि 13 दिसंबर 1946 को क्या किया जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को कि 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान में, नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे की दर्शन की झलक मिलती थी। इसमें कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक संप्रभु, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य को प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण को घोषित करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र भारतीय राज्यों में शामिल होंगे, ये बात इसमें रखी गई थी। ये बात हो रही है 13 दिसंबर 1946 के में। 46 को जो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उसमें ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो संविधान है, स्वतंत्रता अधिनियम जो है, भारत का कौन से अधिनियम के अंतर्गत उसको स्वतंत्रता मिली थी, ये बात भी इसमें कर लेनी जरूरी है। जैसे कि संविधान सभा जो हुई थी, तो उसमें ये बात रखी गई थी कि भारत को जो स्वतंत्र कराने के लिए एक अधिनियम बनाया था। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे थे। और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना। ये क्वेश्चन आता है कि जो भारत का बंटवारा हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, वो किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो 3 जून 1947 को बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना की स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के इसमें सदस्य भी शामिल हो गए। अब ये बात थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। तो भारत को जो आज़ादी मिली, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली। तो भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को वो योजना बनी, उसके अनुसार ये विभाजन हुआ। तो 1947 में कुछ काम रखे गए थे, वो क्या क्या वर्क थे। जैसे ये बात थी कि संविधान सभा ये रखी गई थी कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाए, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने तथा अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। तो संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु थी और इसके संविधान सभा के और स्वेच्छा से वो कोई भी संविधान बना सकती थी। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये बात रखी गई थी, बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरी बात थी कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई, एक विधायिका भी बन गई। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को अलग अलग काम सौंपे गए थे। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना, लागू करना। तो इस तरीके से संविधान सभा ने क्या किया कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी संसद की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा की जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, संविधान सभा के गठन के रूप में होती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बतौर बैठक विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो इसलिए इसके 2 अध्यक्ष के रूप में इसके लिए काम किया गया। तो इस तरीके से संविधान सभा के निर्माण के लिए काम हुआ। और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे कि संविधान सभा के लिए कुछ काम भी हुए थे। जैसे कह सकते हैं कि संविधान सभा के लिए कुछ काम हुए थे। क्या क्या काम हुए थे? संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इन दोनों रूपों में कार्य करने के लिए अस्तित्व में आई। 1949 तक दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। अब मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे जो उन क्षेत्रों से संबंध थे, भारतीय संविधान से अलग हो गए थे। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 1989 सीटों की बजाय 299 आ गई, 299 तक आ गिरी। जो पहले 389 सीट थी अब 299 हो गई, क्योंकि ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने पृथक रूप से अपने पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़ी रही और उसको पृथक कर दिया गया माउंटबेटन योजना के तहत, और भारत पाकिस्तान 2 देशों का निर्माण हो गया। इसलिए सदस्यों की संख्या घटकर 299 तक आ गई। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 हो गई। तो जो 296 से जो सदस्य थे वो 229 हो गए और देशी रियासतों की जो संख्या 93 थी वो 70 हो गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा सदस्यता की तालिका 2.4 में दी गई और एक तालिका दी गई है
उस तालिका में इसको जो है देखेंगे कितने सदस्य कहाँ थे। और भी कुछ काम हुए थे, जैसे संविधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे इसमें, जैसे अन्य अन्य कार्य भी हुए थे ये इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें संबंधित संविधान के निर्माण, आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ कार्य भी किए। जैसे इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। तो उसने क्या किया, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, किसने, संविधान सभा ने। तो ये महत्वपूर्ण बात है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली गई, तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता स्थापित की गई, 1949। दूसरा था, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। तो जुलाई 22 को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। उसके बाद नंबर 3 पे एक और बात हुई थी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। और इसमें और बात रही थी, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया, राष्ट्रगीत को भी अपना लिया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो राष्ट्रगीत को अपनाया, उसी दिन राष्ट्रपति को भी चुन लिया गया और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन की सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इसमें 2 साल 11 माह 18 दिन की जो बैठक हुई थी, संविधान निर्माण में समय लगा था, 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। तो जो डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब हैं, जो संविधान के पिता कहे जाते हैं भारतीय संविधान के, तो उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया, 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। उसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो इस तरीके से जब 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए, तब तक संसद ने जो है पहली बार अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब उसके बाद आते हैं कुछ समितियां बनी थी संसद की, जैसे संविधान की कुछ विशेष समितियां बनी थी। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए माफ करना, विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार थे। तो इन कुछ 8 बड़ी समितियां बनी थी और अन्य छोटी थी। इनके कुछ काम इस प्रकार थे, जैसे कि बड़ी संघ समिति थी, उसका जो कार्य कुछ इस प्रकार थे। संघ समिति थी जो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, परामर्शदाता समिति, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्न 5 उप समितियां थी। किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए। नंबर 1 मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोलाई थे। छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा उप समिति थी AB ठक्कर। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। तो इस तरीके से ये 5 इसकी सब समितियां थी, उप समितियां थी। उसके बाद 6 नंबर पर था प्रक्रिया समिति। 6 नंबर पर थी प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली इसके समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से ये समितियां भी बनी थी, जिसके अध्यक्ष ये थे। इन समितियों से संबंधित विभिन्न प्रश्न परीक्षा में विभिन्न बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए। तो इस तरीके से ये समितियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारतीय संविधान जब बना था, तो विभिन्न समितियों ने अपने अपने स्तर से जो उनको काम सौंपे गए थे, कार्य सौंपे गए थे, उनको संचालन और उनको पूर्ण करने के लिए समितियों का निर्माण किया गया था। छोटी समितियां भी बनाई गई थी कुछ, जैसे कि वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, इसके लिए अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांतीय क्रेडेंशियल समिति, अल्लादी कृष्ण सामू अय्यर, इसके अध्यक्ष थे। तीसरी थी सदन की पट्टा भी सीतारमैया, इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, इसके अध्यक्ष थे। नंबर 5 पर राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अध्यक्ष थे। अगली थी संविधान सभा में कार्यों के लिए समिति GV महाबलंकर थे, जिसके अध्यक्ष GV महाबलंकर थे। कार्य संचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वर्धाचारी थे, जो सभा के सदस्य नहीं थे। आगे थे मुख्य आयुक्तों की प्रति समिति B पट्टा सीतारमैया, इसके अध्यक्ष थे। और संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे। और भी कुछ महत्वपूर्ण काम हुए थे, जैसे कि और महत्वपूर्ण कार्यों में इसमें ये बात रखी गई थी कि संविधान तो निर्माण हो ही रहा था, उसके लिए कुछ काम करने थे। जैसे भाषाई प्रांतों के लिए एक समिति बनाई गई थी, SK धर समिति, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांतों के लिए एक समिति बनाई गई थी। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, इसके अध्यक्ष। प्रेस दीर्घा समिति, इसके उषानाथ सेन अध्यक्ष थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति एवं वर्धाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं। ये सारी समितियां होने के बाद प्रारूप समिति आ जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान लिखा गया था। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इस समिति का इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे।
7 मेंबर्स थे जिनके नाम इस प्रकार थे: डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 2 नंबर पे एन गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 3 पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नंबर 4 पे डॉक्टर के एम मुंशी, नंबर 5 पे मोहम्मद सादुल्ला, नंबर 6 पे एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया। नंबर 7 पर टी टी कृष्णामाचारी, इन्होंने सन 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली। और विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद तो इस तरीके से इसके 7 सदस्य थे। तो अम्बेडकर इनके अध्यक्ष हो गए और अयंगार इसके एक और सदस्य, अय्यर सदस्य, के एम मुंशी सदस्य, सादुल्ला सदस्य, माधवराव ने बी एल मित्र की जगह ली। और उसके बाद टी टी कृष्णामाचारी जो मर गए थे उनकी जगह टी टी कृष्णामाचारी ने जगह ली डीपी खेतान की जगह, जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से प्रारूप समिति का गठन हुआ था। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। एक प्रारूप जो है फरवरी 1948 में पेश किया गया और संशोधन के लिए 8 माह का समय दिया गया और लोगों की शिकायतें सुनी गई, आलोचनाएं सुनी गई और सुझाव सुने गए। उसके बाद प्रारूप समिति ने एक दूसरा प्रारूप तैयार किया और जिसे प्रस्तुत किया, प्रकाशित करवाया अक्टूबर 1948 में। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी 141 बैठकें हुई प्रारूप समिति की। इस तरीके से प्रारूप समिति जो है बनी। अब संविधान का प्रभाव में आना, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि संविधान बन रहा था, प्रारूप समिति गठित हो रही थी, संविधान कैसे अस्तित्व में आया, तो ये वाली बात देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया, तो 4 नवंबर को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। कब पेश किया गया? 4 नवंबर को अंतिम प्रारूप पेश किया गया और पढ़ा गया सभा में। इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। 4 नवंबर को अंतिम प्रारूप पेश किया गया और 5 दिन इस पर चर्चा हुई। कब तक? 9 नवंबर 1948 तक। संविधान दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। दूसरी बार इसमें जो है 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया और यह कार्य जो था वो चलता रहा और लास्ट तक चलता रहा। तो नवंबर 1949 तक चला यह कार्य। कौन सा कार्य? नवंबर 1949 तक कार्य चला और उसमें यह प्रावधान रखा गया कि कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए और जो 17 नवंबर 1949 तक चला। पहला जो था 4 नवंबर को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर तक आम चर्चा हुई। उसके बाद संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। कार्य नवंबर 1949 तक चला। इसमें क्या हुआ था? 1949 तक चला था। इसमें क्या हुआ था कि चला और 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से प्रस्ताव में 2473 पर ही संविधान में चर्चा हो पाई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य थे। टोटल थे 299, जिसमें से केवल 284 सदस्यों ने उपस्थित थे जिन्होंने अब संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। तो 26 नवंबर 1949 को इस पर हस्ताक्षर हुए और संविधान को खुद को सौंपा। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्ताव अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां प्रस्ताव को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। तो ये सारी बातें संविधान के बनने की है। अब बात क्या हुई थी थोड़ी सी। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने बनाया था, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस उन्होंने अपने तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान को इस तरीके से बना दिया गया और डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से संविधान जब निर्माण हो जाता है तो संविधान निर्माण के बाद और भी चीज़ें थी जो संविधान का प्रवर्तन हुआ था। उसके बाद अब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को बन गया। प्रवर्तन होने के लिए कुछ चीज़ें शेष थी, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, तो ये पहली महत्वपूर्ण बात है, नागरिकता, चुनाव,
तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः लागू हो गए। इस तरीके से संविधान में ये इतने अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए। कौन कौन से? 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, छोटे तथा शीर्षकों से जुड़े परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान के शेष प्रावधान थे 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। किसका? 26 जनवरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। क्या है ऐतिहासिक महत्व? कि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन संकल्प के आधार पर इस पर क्या हुआ था? इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए इस दिवस को चुना गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। जब संविधान अस्तित्व में आया, शुरुआत हुई, तो ये बोला गया कि आज से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा था, लेकिन अन्य जो दो एक्ट थे 1947 स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको समाप्त कर दिया गया। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि और इसमें ये बात रखी गई थी कि जो कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी, कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जबकि संविधान लागू होने के लिए चुनाव हो रहे थे, जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे पर तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके सदस्य निम्नलिखित थे: जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के डी सेठ, डी आर गौडगिल, हुमायूं कबीर के संतानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्णामाचारी कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य व संयोजक के रूप में संयोजित या शामिल कर लिया गया। तो ये कृष्ण कृपलानी को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ये बात हो रही है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की। जब संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे 8 जुलाई 1946 को, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? संविधान के मसौदे के तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का जो गठन किया। आगे समिति की 2 बैठक हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 और दूसरी 15 से 17 अगस्त को मुंबई में हुई। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विभिन्न समितियों को संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्न तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की। इस तरीके से संविधान निर्माण में समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या किया? ग्रेनवेल ऑस्टिन ने लिखा कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन की स्कीम पर तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों और केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों की शक्तियों पर आदि पर सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया और जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता था। इस तरीके से प्रारूप समिति की जो बात थी, उसकी कांग्रेस समिति की बात थी जो विशेषज्ञ समिति थी। आगे भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण चर्चाएं होना जरूरी है। संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा के कुछ आलोचक भी थे, ऐसी बात नहीं है, हर जमाने में आलोचक होते हैं। तो आलोचक थे, इतना सब होने के बावजूद भी आलोचकों ने विभिन्न आधार पर संविधान सभा की आलोचना इस प्रकार की है। जैसे क्या क्या आलोचना की है ये बात देख ले रहे हैं। तो उन्होंने आलोचना की है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि ये क्या थी? ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ये कहते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्यों नहीं थी? आलोचकों ने दलीलें दी। उन्होंने बताया कि ये इसलिए प्रतिनिधि निकाय नहीं थी भाई साहब, क्यों? उन्होंने दलीलें दी। क्या दलीलें दी? उन्होंने ये बात बोली कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी। पहली बात तो संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों के चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। पहली बात ये उन्होंने बोला था, यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी क्योंकि आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। नंबर 2 बात क्या थी? संप्रभुता का अभाव था। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जा सकता है या यह भी कहा जाता है संविधान सभा अपनी बैठकों में पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। नंबर 3 की आलोचना यह है कि समय की बर्बादी थी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से ज़्यादा समय लिया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में ही अपना काम पूरा कर लिया था। नवाजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। तो प्रारूप समिति ने संविधान बनाया था। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है अमेरिकी संविधान को बनाने में। केवल जो संविधान उन्होंने बनाया था उन्होंने 4 महीने में बना दिया। भारतीय संविधान जो बना रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर वो बना रहे हैं वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपवहन समिति कहा। उन्होंने कहा ये केवल खर्चा हुआ है, इसमें और कुछ नहीं। नंबर 4, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का कहना था कि क्या कह रहे थे आलोचक, ये भाई साहब ये आलोचक कह रहे थे, आलोचकों का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ कहना। आलोचक भी कह रहे थे और क्या कह रहे थे कि आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनवेल ऑस्टिन ने टिप्पणी की संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभाई कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। उन्होंने ये बात रखी। उन्होंने ये कहा कि संविधानी कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है। नंबर 5 की वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। ये कह रहे थे कि संविधान जो सभा थी वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व माना गया। आलोचकों ने ये कहा। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे ये मुख्य कारण था। तो ये इसकी आलोचना थी। और भी कुछ इस आलोचना के बाद फिर एक अगला टॉपिक आता है आवश्यक तथ्य। क्या है आवश्यक तथ्य? ये है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। जो हाथी था वो संविधान सभा की जो है हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। ये बात महत्वपूर्ण है। नंबर 2, सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जो BN राव थे वो संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस तरीके से ये संविधान सभा की घटना हुई। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपसे पहले कह रहा था कि इसमें जो है हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो महत्वपूर्ण तथ्य अभी भी कुछ महत्वपूर्ण रह गए हैं, जैसे कि और क्या थे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें। तो HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि HV अयंगर जो थे वो उन्हें संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HV अयंगर थे उन्हें संविधान सभा का क्या नियुक्त किया गया था? सचिव नियुक्त किया गया था। HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता LN मुखर्जी को संविधान सभा का LN और HV अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। और LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? इनको नियुक्त किया गया था। किनको? HV अयंगर को संविधान का सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, नियुक्त कर दिया गया इनको सचिव। और LN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूप चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। तो ये और महत्वपूर्ण बातें थी। प्रेम बिहारी नारायण राजदाला भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान के प्रवामा इटैलिक्स में उनका इस्तेमाल किया गया। और ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो इसमें रखे गए थे। तो आगे चलते हैं। संविधान का हिंदी पाठ, ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न आ जाता है कि संविधान का जो हिंदी पाठ है वो कैसा है। तो मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो पहली बात तो यह है कि मूल संविधान में हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। बाद में 58 जो है 58 संविधान संशोधन अधिनियम 58वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 58वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। तो 58वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये बात रखी गई थी। कौन से में? 58वें संविधान संशोधन अधिनियम में भाई साहब ये बात रखी गई कि जो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें ये बात रखी गई कि क्या होना चाहिए इसमें? ये होना चाहिए कि संविधान संशोधन अधिनियम में ये बात रखी गई कि 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। 58वां संविधान संशोधन था उसमें ये बात रखी गई कि 1987 में ये बात रखी गई। 58वां जो है 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 58वां संविधान संशोधन अधिनियम में ये बात रखी गई कि जो है भारत के लिए क्या होना चाहिए। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, ये महत्वपूर्ण बात है इसलिए और इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये बात रखी गई 1988 में कि 58वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ये बात रखी गई 1987 में, इस संबंध में प्रावधान किया गया। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संबंध में प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ हो, हिंदी भाषा में क्या हो? प्राधिकृत पाठ हो। तो इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। भाग 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वो कौन सा अनुच्छेद था? 394 अनुच्छेद था। 394 अनुच्छेद था। 394 भाई 394 अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। और ये बात बोली गई कि इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान होंगे। इस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान होंगे? इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान होंगे। कौन कौन से प्रावधान होंगे? वो ये प्रावधान होंगे कि जो संविधान सभा बनी है, जो संविधान बना है, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद, इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। तो इन्होंने कहा केंद्रीय प्राधिकृत के रूप में जो शब्द यूज हो रहे हैं उन्हीं को अपनाया जाएगा। यदि कोई समस्या उत्पन्न होगी तो संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान के प्रत्येक संविधान का जो अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाएगा। संविधान के प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाएगा। और क्या था
इस हिंदी पाठ का अर्थ वही लगाया जाएगा, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में, कौन से संशोधन में रखी गई? 58 में। मैंने कई बार बोला इसलिए 58 में 1987 में हुआ था, उसमें ये बात रखी गई थी 22 भाग नंबर 22 में। हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। संविधान के प्रत्येक संविधान का जो अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। ये इसमें महत्वपूर्ण बात थी। तो अब थोड़े से और टॉपिक्स, जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके बचे हुए, तो इसमें कुछ तालिका बनी हुई है। तो तालिका ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है तालिका कि भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन हुआ था। सीटों का आवंटन हुआ था, भारतीय संविधान सभा की सीटों का आवंटन हुआ था। ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें 11 सीटें थी। ब्रिटिश प्रांत की जो सीटों की संख्या थी 11 और 292 में से देसी रियासतें थी 93। 11 सीटें नहीं थी। ब्रिटिश प्रांत 11 थे, उसकी सीटों की संख्या 292 थी। मिस्टेक होगी मुझसे, ब्रिटिश प्रांत थे वो थे 11, उसकी सीटों की संख्या थी आपकी वो थी 292 सीटों की संख्या थी। और देसी रियासतों की संख्या थी वो थी आपकी 93। और देसी मुख्य आयुक्त के चार प्रांत थे, उसकी सीटों की संख्या थी 4। और इस तरीके से कुल सीटों की संख्या हो रही थी 289। संविधान सभा के चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1947 के इस तरीके से परिणाम आए थे। एक बार क्वेश्चन आया था पीटी में, यूपीएससी में, और पीजीटी में भी आ जाता है। टीजीटी में ही पूछ लेता कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, ये क्वेश्चन आया था। तो कांग्रेस के बाद तो पहले नंबर पर थी कांग्रेस, जिसको 208 सदस्य मिले थे। मुस्लिम लीग थी 73 मिले थे। यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसको 1 मिला था। यूनियनिस्ट मुस्लिम थी, उसको 1 मिला था। यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट थी, उसको 1 मिला था। कृषक प्रजा पार्टी को 1 मिला था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1 सीट मिली थी। सिख नॉन कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी। और इंडिपेंडेंट्स यानी स्वतंत्र को, निर्दलीय कह सकते हैं, स्वतंत्र पार्टियों को 8 सीटें मिली थी। तो इंडिपेंडेंट्स जो थी, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्टी थी, कह सकते हैं स्वतंत्र पार्टी थी या फिर कह सकते हैं निर्दलीय कह सकते हैं, तो उनको 8 सीटें प्राप्त हुई थी। इस तरीके से ये सीटों का तो सबसे बड़ी जो पार्टी थी, जो विपक्षी थी, वो ये थी, ये इंडिपेंडेंस वाली, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को छोड़कर, मुस्लिम लीग तो उधर चली गई थी, मुस्लिम लीग को छोड़कर तो इस तरीके से 296 सीटें हुई थी। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व इस प्रकार मिला था। समुदाय कौन कौन से समुदाय को कितनी कितनी सीटें थी? हिंदुओं को 163 सीट थी, मुस्लिमों को 80 थी, अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट थी, भारतीय ईसाइयों के लिए 6 सीट थी, पिछड़ी जनजातियों के लिए 6 सीट थी, सिखों के लिए 4 सीट थी, एंग्लो इंडियन के लिए 3 सीट थी, और पारसियों के लिए 3 थी। कुल 296 सीटें थी। इस तरीके से सीटों का आवंटन हुआ था। तो ये सीटों का आवंटन हुआ था। अनुसूचित जाति के लिए 31 सीटें थी और कुल जो थी वो 296 थी, और अनुसूचित जातियों के लिए 31 सीट थी। तो इस तरीके से ये प्रावधान था उसका सीटों का बंटवारा। अब ये जो टॉपिक है, भारत में संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार जो सदस्यता मिली थी कि सदस्यों की संख्या कहाँ से कितनी थी, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि बताइए निम्न में से राज्यवार जो सदस्य संख्या है वो किनको कितने सदस्य मिले हैं। इस पर ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि इसमें ये बात रखी जा रही है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो देखते हैं इसमें किन किन को कितनी सीटें मिली थी। जैसे मद्रास में सदस्यों की संख्या 49 थी, बॉम्बे में सदस्यों की संख्या, मद्रास में सदस्यों की संख्या 49 थी, और बॉम्बे में जो सदस्यों की संख्या थी वो इस प्रकार थी। बॉम्बे में जो सदस्यों की संख्या थी 21 थी, और पश्चिम बंगाल में जो सदस्यों की संख्या थी वो 19 थी। पश्चिम बंगाल में जो सदस्यों की संख्या थी वो 21 थी। तो इस तरीके से ये सदस्यों की संख्या इसमें रखी गई थी। पश्चिम बंगाल में 19 हो गए, बॉम्बे में 21 हो गए, संयुक्त प्रांत में 55 हो गए, पूर्वी पंजाब में 12 हो गए, बिहार में आपके 36 हो गई, मध्य प्रांत में बरार में 17 हो गई, असम में 8 हो गई, उड़ीसा में 9 हो गई, दिल्ली में 1 थी, अजमेर मारवाड़ में 1 थी, कुर्ग में 1 थी। और उसके बाद भारतीय राज्य जो रियासतें थी उसमें क्या क्या था? अलवर में 1 थी, बड़ौदा में 3 थी, भोपाल में 1 थी, बीकानेर में 1 थी, और कोचीन में 1 थी, ग्वालियर में 4 थी, इंदौर में आपकी 1 सीट थी, और जयपुर में 3 थी, जोधपुर में 2 थी, और कोल्हापुर में 1 थी, कोटा में 1 थी, मयूरभंज में 1 थी, और मैसूर में 7 थी, पटियाला में 2 थी, रेवा में 2 थी, त्रावणकोर में 6 थी, उदयपुर में 2 थी, सिक्किम में बरार और कुर्ग में 1 थी, त्रिपुरा मणिपुर खासी राज्य समूह में 1 थी, उत्तर प्रदेश राज्य समूह में 1 थी, पूर्वी राज्य समूह में 3 थी, मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड और मालवा सहित उसमें 4 सीट थी, और पश्चिम भारत राज्य समूह में 4 सीट थी। इस तरीके से ये सीटों का ये आवंटन था, किनको कितनी सीटें जो है प्राप्त हुई थी। तो सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत में थी 55 सीट, कह सकते हैं यूपी जिसको संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस आज उत्तर प्रदेश जानते हैं, तो 55 सीट थी। वर्तमान में भी सर्वाधिक सीटों की संख्या यूपी में ही 80 लोकसभा सीटों की संख्या है और 31 राज्यसभा सीटों की संख्या है। इस तरीके से ये संविधान की जो सीटों का विभाजन हुआ था। तो अब आगे थोड़ी सी और इसमें जो टॉपिक बचा है, जैसे कि अन्य थोड़ी सी और जो गुजरात समूह की 2-4 सीटें और बची हैं सदस्यों की संख्या, तो इस तरीके से। और उनको गुजरात राज्य समूह में 2 सीट मिली थी, और इसको थोड़ा सा और देख लेना है। गुजरात राज्य समूह में इसको 2 सीटों की संख्या प्राप्त हुई थी, ठीक है। दक्कन एवं मद्रास राज्य समूह में 2 थी, और पंजाब में 3 थी। उसके बाद पूर्वी राज्य समूह में आपकी
4 सीट थी, पूर्वी राज्य समूह 2 में 3 सीट थी, शेष राज्य समूह में 4 सीट थी, टोटल 299। इस तरीके से ये जो था। अब संविधान सभा के सत्र एक नज़र में जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, संविधान सभा के सत्र जो आते हैं कभी कभी पेपर्स में पूछ ले जाते हैं कि संविधान सभा का कौन कौन सा सत्र कहाँ पे हुआ था। तो पहला सत्र हुआ था कितने तारीख को हुआ था, तो टोटल इसके जो है सत्रों की संख्या जो है 11 सत्र हुए थे। तो 11 सत्रों में पहला सत्र जो हुआ था, पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। दूसरा हुआ था 20 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र हुआ था 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र हुआ था 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा हुआ था 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र हुआ था 27 जनवरी 1948। सातवां हुआ था 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। और आठवां सत्र हुआ था 16 मई 16 जून से 1949। नौवां सत्र हुआ था 30 जुलाई 18 सितंबर 1949। और 10वां सत्र हुआ था 6 से 13 17 अक्टूबर 1949। और 11वां सत्र हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949। अब क्या हुआ था, सभा जो 24 जनवरी 1900 इस तरीके से ये इसके 11 सत्र थे। नौवां सत्र भी पूछ लेता है, ये सारे सत्रों को हमें याद करना चाहिए। तो अब क्या था, सभा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब बैठक हुई तो पुनः बैठक हुई, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान में निर्माण में लिया गया समय। तो देखते हैं कि अन्य संविधान देशों के निर्माण ने कितना कितना समय लिया और क्या क्या उसमें बातें की गई थी। जैसे कि आलोचक कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को जो बनाने में 4 महीने लगे थे बस। ठीक है, देख लेते हैं। तो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, कुल अनुच्छेद है 7। तो अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। भाई साहब, बनाने में कितना टाइम लगेगा? और 4 अनुच्छेद को बनाने में तो 25 मई 1787 से 19 दिसंबर 1787 तक। तो ये संविधान 4 माह में बन के टाइम उनको लगा, 4 माह का टाइम लगा। ये लिखा है 4 माह का। कनाडा के संविधान में जो है 147 अनुच्छेद है, और कनाडा के संविधान को जो है बनने में कितना टाइम लगा था? वो लगभग 2 वर्ष लगे थे। और 19 जो 147 अनुच्छेद 19 अक्टूबर 1864 से मार्च 1847 तक 67 तक 64 से 67 तक लगभग 2 वर्ष लगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, आप बताइए कि 147 अनुच्छेद में 2 साल लग रहे हैं, तो 395 में कितने लगने चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान को जो है उसमें 128 अनुच्छेद है, और उसको जो है मार्च 1891 से 9 जुलाई 1900 तक लगभग 9 महीने का टाइम लगा। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो 153 है, अनुच्छेद अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909 तक 1 वर्ष लगा। तो इस तरीके से ये संविधान की जो है कुछ बातें हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे 393 संक्षिप्त शीर्षक है, प्रारंभ हिंदी पाठ निर्देशन से संबंधित अनुच्छेद। तो 393 जो अनुच्छेद है वो संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित है। तो ये बताता है कि इसका नाम क्या होगा, इस संविधान इस देश का नाम क्या होगा, संविधान का नाम क्या होगा। ये सारी संक्षिप्त शीर्षक 393 में। 394 में प्रारंभ करता है अनुच्छेद, 394 हिंदी में प्रामाणिक पाठ, और 395 निरसन रिपील्स हो गया। और उसके बाद ये सारी जो है बातें, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आज। तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था, ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था, जैसे कि तो इसमें 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन आया था। तो जैसे कि लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, वी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च को 1946 को भारत में आया। तो इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये वीडियो जो है विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जैसे यूपी पीजीटी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। या फिर आप एमए पॉलिटिकल साइंस या और बीए पॉलिटिकल साइंस या ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी आपके लिए, ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अगर चैनल को आप नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और लगातार इस पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, और पहले आइकन को आप प्रेस कर लें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोग मिलते हैं, फिर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।